गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लोकतंत्र का। लोकतंत्र के अंतर्गत हमने प्रीवियस से वीडियो में अध्ययन किया जो लोकतंत्र के जो अपने विभिन्न रूप है उनके बारे में चर्चा की थी। उससे पहले बात की थी हमने लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना, लोकतंत्र के अर्थ और उसकी परिभाषा में से एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके साथ ही आगे अपने जो इसमें चैप्टर में इसमें आएगा लोकतंत्र के गुण और दोष, उनमें से भी क्या है क्वेश्चन कई बार बनता है। तो आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के विभिन्न रूपों के अंतर्गत अपना एक चौथा रूप रहा हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि अपना ये चौथा रूप है ये कौन सा है। ध्यान रखना, ये है अपना आर्थिक नैतिक लोकतंत्र का। कौन सा है? नैतिक लोकतंत्र का। अब बात आती है कि जो नैतिक लोकतंत्र है इसका सामान्यतः अर्थ क्या होता है। नैतिक लोकतंत्र का सामान्यतः जो अर्थ है वो व्यक्ति के विचारों से, व्यक्ति की भावनाओं से, व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से है। यानी व्यक्ति अपने कार्य है वो किस भावना के आधार पे, किस कर्तव्य के आधार पे, किस दायित्व के आधार पे करता है। क्योंकि सरकार का कार्य है कि समाज में समानता की स्थापना करना, लेकिन समाज में रहने वाले मनुष्य हैं उनका एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है, उनके आपस में एक दूसरे के संबंध कैसे हैं, ये प्रमुख रूप से नैतिक लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। तो प्रमुख रूप से व्यक्ति की जो भावनाएं हैं, व्यक्ति के जो विचार है, व्यक्ति की जो दायित्व है वो प्रमुख रूप से क्या है कि नैतिक लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है मानव मूल्यों को महत्व देना। मानव जो मूल्य हैं उनको भी पर्याप्त रूप से महत्व देना चाहिए। यानी मानव है वो सभी दृष्टि से क्या है, समान है, किसी प्रकार से उनके बीच में असमानता नहीं है। तो प्रमुख रूप से मानव है जो कार्य करता है, जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसके दायित्व हैं वो पूर्ण रूप से निभाए और समाज के अन्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से क्या है कि उनको नुकसान या हानि न पहुंचाए, ताकि वो भी स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सके। और प्रमुख रूप से दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में सहयोग करने का दायित्व भी क्या है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति बनता है। कि एक व्यक्ति अगर समाज में पिछड़ा हुआ है तो हमारा दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति को समाज में समान लाना, उसको समानता के सिद्धांत के आधार पर है उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना मानव मूल्यों के अंतर्गत आता है। बात आती है स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा को महत्व है। यानी नैतिक लोकतंत्र के अंतर्गत प्रमुख तीन बातों को विशेष महत्व दिया गया है। वो आती है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को महत्व है। स्वतंत्रता है वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलनी चाहिए और संविधान ने प्रदान की है। समानता यानी किसी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पे राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। सभी क्या है, हर दृष्टि से, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, वर्ण हो, हर दृष्टि से समाज में समान है। बात आती है भाईचारे को महत्व है। भाईचारा यानी समाज में एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध कैसे हैं, उनके संबंधों में प्रगाढ़ता कितनी अधिक है। यानी भाईचारा यानी शांतिपूर्ण तरीके से रहना, शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करना, एक दूसरे की मदद करना, ये प्रमुख रूप से भाईचारे की भावना के अंतर्गत शामिल किया गया है इनको। तो प्रमुख रूप से तीन बातों को विशेष महत्व दिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को महत्व इसमें दिया गया है। बात आती है भाईचारे के अभाव में समानता नहीं। अगर समाज में हम देखें भाईचारे की भावना नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति लोग द्वेष की भावना रखेंगे, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना रखेंगे, तो प्रमुख रूप से हम देखेंगे कि सरकार के प्रयास किए जाने के बावजूद भी क्या है कि समाज में समानता स्थापित नहीं हो पाएगी। क्योंकि समानता, सरकार तो नियम कानून बना सकती है, लेकिन कुछ दायित्व व्यक्ति स्वयं के भी बनते हैं कि वो उन दायित्व नियमों को, उन कानूनों को फॉलो करे और सभी को समान समझे। बात आती है समानता नहीं तो स्वतंत्रता नहीं। हमने बात की थी कि समानता और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे की पूरक है। अगर समाज में समानता स्थापित नहीं हो पाएगी, यानी सभी व्यक्तियों को समान नहीं माना जाएगा, व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जाएगा, तो उनको क्या है, समानता नहीं मिलेगी। तो स्वतंत्रता यानी किसी प्रकार से बंधन से मुक्ति भी क्या है उनको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आवश्यक है कि समाज में समानता और स्वतंत्रता दोनों व्यक्तियों को परस्पर मिलनी आवश्यक है। एक के अभाव में दूसरा क्या है, एक के अभाव में दूसरी स्वतंत्रता क्या है, पूर्णतः क्या है, महत्वहीन हो जाती है, उसका महत्व कम हो जाता है। बात आती है 1789 की फ्रांस की क्रांति से संबंधित। प्रमुख रूप से फ्रांस में 1789 जो क्रांति हुई थी
वो इन्हीं विचारधाराओं के कारण हुई थी कि लोग है वो एक दूसरे से क्या है द्वेष की भावना रखते थे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना का कार्य करते थे, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। हर बात पे उनके बीच में क्या है असमानता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। समाज में स्वतंत्रता और समानता पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रही थी। इस कारण 1789 में क्या है कि फ्रांस की क्रांति हुई। अब बात की फ्रांस की क्रांति कब से कब तक चली, तो ध्यान रखना कि 5 मई 1709 से 9 नवंबर 1799 तक है वो प्रमुख रूप से फ्रांस की क्रांति है इस समय से जुड़ी हुई है। जो प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो ये जो मानव मूल्यों हैं इन्हीं में टकराव के कारण स्वतंत्रता समानता की स्थापना नहीं होने के कारण प्रमुखतः फ्रांस की क्रांति हुई थी। बात आती है लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र से संबंधित है वो विभिन्न सिद्धांत और विभिन्न दृष्टिकोण है वो प्रमुख रूप से बताए गए हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि लोकतंत्र संबंधी जो विभिन्न सिद्धांत है और दृष्टिकोण है उनको प्रमुखतः कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना कि लोकतंत्र के जो सिद्धांत बताए गए हैं उनको प्रमुखतः 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में प्रमुखतः बांटा गया। क्वेश्चन अगर पूछे कि लोकतंत्र के जो सिद्धांत और दृष्टिकोण है उनको प्रमुखतः कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान रखना उनको प्रमुखतः 5 सिद्धांत है उनमें बांटा गया। बात आती है कि ये 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं और प्रमुखतः ये किस विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि ये 5 सिद्धांत दृष्टिकोण हैं ये प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहला जो अपना दृष्टिकोण है सिद्धांत है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। जो पहला अपना सिद्धांत है और दृष्टिकोण आता है वो कौन सा है? परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। अब बात आती है दूसरा हमारा दृष्टिकोण और सिद्धांत कौन सा है? लोकतंत्र का। तो ध्यान देना लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण है लोकतंत्र के सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत बताया गया है। बात आती है तीसरे सिद्धांत की, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण ये प्रमुख अपना तीसरा सिद्धांत बताया गया है। ये जो तीसरा सिद्धांत है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत दृष्टिकोण, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य इसका नाम है अभिजन वर्गीय सिद्धांत। क्या कहा जाता है? अभिजन वर्गीय सिद्धांत के रूप में भी क्या है कि प्रमुखतः इस विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को जाना जाता है। इसी प्रकार लोकतंत्र का जो हमारा चौथा सिद्धांत और दृष्टिकोण आता है वो आता है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। चौथा कौन सा आता है? लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। और लोकतंत्र के सिद्धांत एवं दृष्टिकोण का जो अपना अंतिम सिद्धांत एवं दृष्टिकोण आता है 5वां, वो है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। इस प्रकार कई बार क्या है कि क्वेश्चन ये बनता है, पूछते हैं कि लोकतंत्र के संबंधित जो सिद्धांत और दृष्टिकोण है वो कितने हैं। तो ध्यान रखना 5 सिद्धांत है, इसके दृष्टिकोण भी 5 है और ये कौन कौन से हैं इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है अपना बनता है इस तरीके से। लोकतंत्र के सिद्धांत और दृष्टिकोण के अंतर्गत जो हमारा पहला दृष्टिकोण है और जो सिद्धांत आता है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो इसमें अपना दृष्टिकोण और सिद्धांत आता है लोकतंत्र का वो है परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। पहला सिद्धांत कौन सा है अपना? परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। अब बात आती है ये जो परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण है ये प्रमुख रूप से किन प्रमुख विषयों से, प्रमुख रूप से किन नियमों से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है और प्रमुख रूप से इसमें जनता को किस प्रकार से महत्व दिया जाता है और इसके प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इसमें कि उदारवादी राजनीतिक विचारकों ने किया। प्रमुख रूप से जो अपना पहला परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण है इसका जो विचार है प्रमुख रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ध्यान रखना उदारवादी राजनीतिक विचारकों ने किया। किसने किया? उदारवादी जो विचारक है उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रमुख रूप से किया था। बात आती है इसे लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत एवं लोकप्रिय सिद्धांत भी कहा गया है। यानी जो प्रथम अपना सिद्धांत और दृष्टिकोण है कौन सा? परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत। इसको 2 अन्य नामों से भी ये प्रसिद्ध रहा है, 2 अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। तो ध्यान रखना इसके जो अन्य प्रसिद्ध नाम है वो कौन से हैं? इसे लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत, पहली बात तो आ गई, इसे लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? पश्चिमी सिद्धांत कहा जाता है। और दूसरा जो इसका प्रसिद्ध नाम है वो है लोकप्रिय सिद्धांत। लोकप्रिय सिद्धांत का मतलब होता है जो जनता में सबसे अधिक प्रिय हो, जो जनता को सबसे अधिक पसंद हो, जिसमें जनता के द्वारा जो प्रमुख रूप से उनको लाभ प्रदान किए जाते हैं
उनके हित से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इस कारण क्या है कि इसको लोकप्रिय सिद्धांत भी जनता का कहा गया है। तो इस प्रकार परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत है उसके दो नाम प्रमुख रूप से बताए गए, कौन कौन से? पश्चिमी सिद्धांत और लोकप्रिय सिद्धांत भी इस सिद्धांत को प्रमुख रूप से कहा जाता है। आगे बात आती है व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकारों का महत्व है। जो परंपरावादी अपना उदारवादी सिद्धांत है उसमें व्यक्ति के प्रमुख रूप से किन बातों को, किन स्थितियों को प्रमुखता महत्व दिया गया है? तो प्रमुखता इसमें 3 स्थितियों का वर्णन किया गया है। पहली स्थिति आती है व्यक्ति के सुख। व्यक्ति के सुख है यानी उसको जो शांति है, उसका जो विकास है, उसको जो आरामदायक व्यवस्थाएं हैं वो प्रमुख रूप से क्या है कि संविधान के द्वारा सरकार के माध्यम से प्रदान की गई है। यानी व्यक्ति के सुख में वृद्धि करना, व्यक्ति के सुख में किसी प्रकार के उस शांति में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए और व्यक्ति प्रसन्नता के साथ सुखपूर्ण अपना जीवन जी सके। दूसरी बात आती है स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए ताकि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रह के अपने जीवन में कार्य कर सके और अपने जीवन का विकास पूर्ण रूप से कर सके। इसी प्रकार बात आती है अधिकारों का महत्व है। व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रमुखतः अधिकार प्रदान किए गए हैं और ये अधिकार व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो संविधान के द्वारा व्यक्ति को 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं जो व्यक्ति के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों से जुड़े हुए होते हैं और किसी भी अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो व्यक्ति प्रमुखतः सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर प्रमुख रूप से स्थानीय न्यायालय की मदद ले सकता है। बात आती है इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक कौन कौन है, यानी इस सिद्धांत के जो विचारक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया है वो प्रमुख रूप से विचारक कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर, ये प्रमुख रूप से क्या है परंपरावादी उदारवादी जो सिद्धांत दृष्टिकोण है इसके प्रमुख विचारक बताए गए हैं। अब ध्यान रखना यहाँ एक क्वेश्चन बनता है अपना कि जो परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत है इसके प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? तो कम से कम आपको 4 से 5 नामों को इसमें ध्यान में रखना है। तो प्रमुख जो इसमें नाम है जैसे होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, या इनमें से अपन कोई भी 5 नाम है जो आपको आसानी से याद रह सके वो 5 नाम आप याद करें ताकि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि परंपरावादी उदारवादी सिद्धांत है इसके प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं तो उसके नाम अपन आसानी से बता सके। आगे बात आती है कि इस सिद्धांत की विशेषताएं प्रमुखता कौन कौन सी है, यानी परंपरावादी जो उदारवादी सिद्धांत है इसकी कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से इसके कुछ विशेष लाभ है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है मानव एक बुद्धिमान प्राणी है, वो अपना हित व अहित समझता है। मानव एक बुद्धिमान प्राणी है यानी व्यक्ति ये समझता है कि क्या उसके लिए उचित है, क्या उसके लिए अनुचित है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत अधिक होती है जिसके कारण वो पता लगाता है कि उसके द्वारा जो आसपास में जो घटनाएं घटित हो रही है वो जो कार्य जो हो रहे हैं उसके लाभ के लिए हो रहे हैं, उसके हानि के लिए हो रहे हैं, उसके विकास के लिए हो रहे हैं। तो आसपास की घटनाएं हैं उनको व्यक्ति अच्छे से समझता है और अपने लाभ को विशेष रूप से महत्व देता है। सभी व्यक्ति समाज में समान है। सभी व्यक्ति जो समाज में रहते हैं चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति के हो वो सबको समान माना गया है क्योंकि व्यक्ति जन्म से क्या है समान होता है और बाद में अगर किसी प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो वो समाज के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है, लेकिन संविधान के द्वारा सरकार के द्वारा सभी व्यक्तियों को समान माना गया है और समान उनके संरक्षण की व्यवस्था की गई है। बात आती है शासन की शक्ति का आधार जनता की शक्ति। शासन का आधार जनता की शक्ति यानी जनता है वो अपने मतदान के माध्यम से अपने वोट के माध्यम से सरकार को चुनती है और सरकार को चुनने के कारण क्या है कि प्रमुख रूप से जो शासन की शक्ति है उसमें किसका हाथ होता है? जनता का हाथ होता है। जनता जनार्दन है वो लोकतंत्र में प्रमुखतः मानी गई है। बात आती है जनता के प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। अब बात आती है कि सरकार है और उसके जो प्रतिनिधि है वो प्रमुख रूप से शासन है वो करते हैं, लेकिन इन प्रतिनिधियों को किसने चुना, किन्होंने किन लोगों के द्वारा इनको पद प्रदान किया गया? ध्यान रखना कि जनता ने इनको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है और प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के कारण क्या है कि प्रमुख रूप से जो सरकार का संचालन करते हैं, शासन का संचालन करते हैं, ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनको जनता ने अपने वोट के माध्यम से चुना हुआ है और उनको पद प्रदान किया है। यही जो पद जनता के द्वारा उनको प्रदान किया गया है इन्हीं के द्वारा प्रमुखता क्या है कि सरकार के जो समस्त शासन संचालन किया जाता है ये प्रमुखता इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से
किया जाता है।